हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिवील जीके। ना जैसा आपको पता है कि हमारे यहाँ पे ये सीडीएस और सीएपीएफ जो आपके आने वाले एग्जाम्स है उनके लिए सीडीएस क्वेश्चंस की मतलब पीवाईक्यूज की हमारी यहाँ पे सीरीज चल रही है, जिसमें हम ऑलरेडी फिजिक्स के हम ऑलरेडी यहाँ पे लगा चुके हैं पिछले 6 साल के क्वेश्चंस। और हमने पिछले वीडियो में केमिस्ट्री का हमने सबसे पहला पार्ट किया था। आज का यहाँ पे ये वीडियो सेकेंड पार्ट है केमिस्ट्री के पीवाईक्यूज की। और ये जितने भी आपके वीडियोस हैं ये सब आपको सिंगल प्लेलिस्ट में देखने को मिलेंगे। उस प्लेलिस्ट का लिंक मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उसको जाके आप सेव कर लो। और ताकि आपको यहाँ पे कुछ और यहाँ पे अलग से सर्च करना ना पड़े, एक ही प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। तो अपने नीड के बेसिस पे आप अपने यहाँ पे वीडियोस देख सकते हो, ठीक है, क्वेश्चंस को लगा सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। दूसरी चीज़ की अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। वहाँ पे आपको एकदम फ्री पीडीएफ देखने को मिल जाएंगी, जो कि आप एक तरीके से आप बोलो लास्ट रिवीजन के तौर पे आप एकदम से यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर, वीडियो को लाइक कर देना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँच पाए, उनकी भी यहाँ पे हेल्प हो पाए। तो चलो शुरू कर लेते हैं। तो जैसे हमने पिछले वीडियो में हमने एटम से रिलेटेड आपके यहाँ पे क्वेश्चंस किए थे, एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड। तो आज की वीडियो में हमारे यहाँ पे बेसिकली दो चैप्टर्स हमारे यहाँ पे की पॉइंट पे रहेंगे, मतलब एक तरीके से आप समझो उनके क्वेश्चंस हम यहाँ पे लगाएंगे। वो आपके रहेंगे यहाँ पे, एक है आपका यहाँ पे मैटर, ठीक है, और एक आपका है एटम्स एंड मॉलिक्यूल। अब देखो मैटर के आपके ना दो चैप्टर्स है, एक तो आपका है यहाँ पे इस मैटर प्योर अराउंड है ऐसे करके आपका एक चैप्टर का नाम है। वो हम यहाँ पे अगले जो आपका पार्ट 3 आएगा उसमें करेंगे। तो वहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है जैसे आपका कोलाइड्स वगैरह होते हैं, फिर आपके जो अलग अलग मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम यहाँ पे अलग सेपरेट कर पाते हैं अपने सोल्यूशंस वगैरह को, जैसे क्रोमोटोग्राफी है आपका, सब्लिमेशन है ना। इस तरीके से आपका यहाँ पे हैंड पिकिंग वाला हो गया। फिर आपका हमने यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग आपके मेथड्स हमने डिस्कस किए थे, डिस्टिलेशन, फ्रैक्चरल डिस्टिलेशन। तो वो सब हम यहाँ पे अगले वाले वीडियो में जो आपके यहाँ पे क्वेश्चन है उधर हम डिस्कस करेंगे। तो ये वाला जो मैटर है ये आपका सबसे जो सिंपल वाला आपका बेसिक जो आपका चैप्टर है, उससे भी आपको जो क्वेश्चन आया है वो हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। और फिर आपका है यहाँ पे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, जो आप ज्यादातर आप देखोगे यहाँ से आपके ना न्यूमेरिकल्स बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ना ये जो चैप्टर है आप यहाँ पे न्यूमेरिकल के टर्म में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज इसका यहाँ पे ध्यान रखना। अब हम चलो यहाँ पे शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जैसा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि बोस आइंस्टीन कंडेंसेट क्या है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे मैंने उस टाइम भी बता रखा है जब हमने एनसीईआरटी करी है, तो वही वापस से बता रहा हूँ। आपके 5 स्टेट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है, जिनके बारे में आपको एनसीईआरटी में देखने को मिल जाएगा। और अलग से उन्होंने वहाँ पे प्लाज्मा भी एक्सप्लेन कर रखा है, जो आपका फोर्थ स्टेट रहता है, जिसकी वजह से ही आपका, क्योंकि सन में और बल्ब में बेसिकली आपका प्लाज्मा रहता है, स्टार्स में प्लाज्मा रहता है, उसकी वजह से वो यहाँ पे ग्लो कर पाते हैं। और प्लाज्मा जो है ना तो उसकी कोई फिक्स्ड शेप होती है, ना ही कोई फिक्स्ड वॉल्यूम होती है। और वो इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव होता है। इसका मतलब क्या हो गया कि वो यहाँ पे प्रोड्यूस कर सकता है इलेक्ट्रिक करंट्स को। और साथ ही साथ क्योंकि वो इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड को भी वो यहाँ पे प्रोड्यूस कर सकता है ना। ये हमने इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में पढ़ा था। तो ये आपका होता है यहाँ पे प्लाज्मा, जो कि फोर्थ स्टेट है। इसी तरीके से फिफ्थ स्टेट होती है जिसको बोलते हैं हम बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। इसकी जो शुरुआत है वो यहाँ पे करी थी बोस ने, इसको कंटिन्यू किया था फिर यहाँ पे आइंस्टीन ने। पर उसके बाद कि इसको अचीव किया था यहाँ पे 3 लोगों ने मिलके। तो वो कौन थे यहाँ पे, वो नाम आप यहाँ पे याद रख सकते हो अगर पूछ लिया जाए तो। एक थे आपके यहाँ पे एरिक कॉर्नेल, दूसरे हैं आपके यहाँ पे वुल्फ गैंग, और तीसरे आपके हैं यहाँ पे वी मैन, ठीक है, वी मैन। तो ये 3 लोग हैं जिन्होंने यहाँ पे बोस आइंस्टीन कंडेंसेट को ला के दिखाया था, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे ये है क्या, ये आपका जो पार्टिकल है ये बेसिकली आपका यहाँ पे जो स्टेट है एक तरीके से आप ये बोल लो। तो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट में बेसिकली होता क्या है कि हम लोग यहाँ पे ना बोसॉन की गैस को लो डेंसिटी पे आप बोल लो एक तरीके से एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे ना कूल करते हैं। तो हमें तब जाके बोस आइंस्टीन कंडेंसेट मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका है फिफ्थ आपका स्टेट ऑफ मैटर। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। और इस ये जो आपका एक्सपेरिमेंट इन तीनों ने किया था, इनके लिए इन लोग को यहाँ पे नोबेल प्राइज भी मिला था 2001 में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ये। तो ये बेसिकली आपका क्या है, यहाँ पे फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर है। तो अपना यहाँ पे बी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे करेक्ट है। और बाकी हमने यहाँ पे डिस्कस कर रखा है सॉलिड, लिक्विड, गैस के ऊपर कि किसके यहाँ पे फिक्स्ड शेप होते हैं, किसका फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। तो वो अब यहाँ पे हम वापस से डिस्कस नहीं करेंगे, उसके लिए आप यहाँ पे एनसीईआरटी वाले वीडियो जरूर देख सकते हो, ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे पूछा आ रहा है इवेपोरेशन वाले कॉन्सेप्ट से। ये भी आपका इसी चैप्टर का ही सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला कॉन्सेप्ट आप इसको बोल सकते हो एक तरीके से। तो ना यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो आपका इवेपोरेशन है, इवेपोरेशन बेसिकली ना 4 चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। वो 4 चीजों कौन सी हैं उन्हीं के ऊपर क्वेश्चन बनता है। जैसे यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन पूछा है, इसके बाद एक और आपका यहाँ पे इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। तो वो 4 चीजें कौन सी हैं, पहला है आपका यहाँ पे टेम्परेचर, ठीक है।
दूसरा है आपका यहाँ पे सरफेस एरिया, तीसरा आपका है यहाँ पे ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी, और जो आपका फोर्थ है वो है आपका यहाँ पे विंड स्पीड। तो ये चार चीज हैं जिसके ऊपर आपका यहाँ पे ये जो इवेपोरेशन है ना, इवेपोरेशन यहाँ पे डिपेंड करता है। अब अगर हम इसमें बात करें कैसे डिपेंड करता है, तो यहाँ पे प्लीज याद रखना, यहाँ पे मैं ऊपर लिख देता हूँ इवेपोरेशन, ठीक है। अब अगर मान लो आप यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाते हो ना, तो आपका इवेपोरेशन बढ़ता है, सरफेस एरिया बढ़ाते हो तब आपका इवेपोरेशन बढ़ता है, और विंड स्पीड अगर आपकी बढ़ती है तो भी आपका इवेपोरेशन बढ़ता है। पर अगर आप यहाँ पे ह्यूमिडिटी बढ़ा दो, तो आपका जो इवेपोरेशन होगा ना वो यहाँ पे डिक्रीज कर जाएगा। तो ये एक स्पेशल कंडीशन आप इसको बोल सकते हो, एक सेपरेट यूनिक कंडीशन आप इसको बोल सकते हो, जिसके ऊपर क्वेश्चन भी जनरली बनता है। तो ये पॉइंट प्लीज यहाँ पे याद रखना कि आपका ह्यूमिडिटी बढ़ाने पे इवेपोरेशन कम होता है, बाकी तीनों कंडीशन में अगर बढ़ाओगे तो बढ़ेगी, घटाओगे तो घटेगी, ठीक है, इस तरीके से होता है। पर ह्यूमिडिटी में आपका ये इनवर्स रहता है। तो यहाँ पे अगर आप ऑप्शन में देखने जाओगे, तो इंक्रीज ऑफ एरिया, सरफेस एरिया, तो आपका इवेपोरेशन इंक्रीज होगा, एकदम सही बात है। इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी, तो आपका इवेपोरेशन इंक्रीज होगा, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा, यहाँ पे आपका क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो ये इंक्रीज नहीं होगा, ये डिक्रीज होगा, तो इसलिए आपका यहाँ पे ये हो जाएगा। यहाँ पे एक सेकेंड, आपको यहाँ पे जो पूछा जा रहा है, आपको पूछा जा रहा है द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेस, ठीक है, किसके साथ इंक्रीज करता है, तो इंक्रीज कर रहा है आपका सरफेस एरिया के साथ। तो ए ऑप्शन अपना यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसके साथ तो क्या करेगा, इसके साथ यहाँ पे डिक्रीज करेगा, है ना। और आपका यहाँ पे विंड स्पीड और टेम्परेचर के साथ भी आपका क्या करेगा, ये डिक्रीज करेगा, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान से पढ़ना, जैसे भी मैंने यहाँ पे गलती कर दी तो ऐसी गलती मत करना, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमें यहाँ पे ध्यान से पढ़ना है, तो हमें यहाँ पे नॉट नहीं पूछा जा रहा था, हमसे बस डायरेक्टली यही पूछ रहा था कि किस में आपका इवेपोरेशन इंक्रीज करेगा। तो वो हमने यहाँ पे कंडीशन लिख रखी थी, वो आपको यहाँ पे क्लियरली आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं, अगले क्वेश्चन में आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे द रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ लिक्विड डज नॉट डिपेंड ऑन, किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। अब यहाँ पे नॉट पूछा है, तो यहाँ पे हमने अभी पिछले में देखा टेम्परेचर के ऊपर डेफिनेटली डिपेंड करता है, ह्यूमिडिटी के ऊपर डेफिनेटली डिपेंड करता है, सरफेस एरिया के ऊपर डेफिनेटली डिपेंड करता है, मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। तो राइट आंसर क्या है यहाँ पे, मास, क्योंकि मास के ऊपर ये डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। और यहाँ पे लास्ट से ये वाले एरोज वगैरह मैं हटा दे रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है कि ये चार फैक्टर्स है जिनके ऊपर ये डिपेंड करता है, और किस तरीके से डिपेंड करता है ये पता होना चाहिए, किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किससे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं, जैसे आपको यहाँ पे भी देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया इंपॉर्टेंट चीज। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको बेसिकली यहाँ पे जो दे रखा है वो प्रॉपर्टीज के ऊपर यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे तीन प्रॉपर्टीज आपकी रहती हैं, तो वो तीन प्रॉपर्टीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। तो पहली जैसे प्रॉपर्टी आपकी होती है कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, ठीक है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो होते हैं यहाँ पे, उनके बीच में ना आपको स्पेसेस देखने को मिलती है, ठीक है, हैव स्पेसेस बिटवीन देम, स्पेसेस बिटवीन देम। और इसी की वजह से आप देखोगे यहाँ पे ये जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, वो आपस में ना यहाँ पे इंटरमिक्स हो जाते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर आप देखो, अगर आप यहाँ पे कभी भी शुगर को, ठीक है, या फिर आप बोलो सॉल्ट को, आप जब पानी में मिलाते हो, तो आपको देखने को वो नहीं मिलते होंगे एकदम, वो यहाँ पे मिल जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे ये बेसिकली क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे जो शुगर के पार्टिकल्स है ना, तो यहाँ पे जो वाटर के पार्टिकल है उसके बीच में स्पेसेस है, और स्पेस होने की वजह से जो शुगर के पार्टिकल्स होते हैं वो यहाँ पे उसी पर्टिकुलर स्पेस, जो खाली एरिया है, वो खाली स्पेस है, वहां पे जाके सेटल हो जाते हैं। तो इस तरीके से ना वो आपके यहाँ पे इंटरमिक्स होते हैं आपस में। तो यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट आपको दे रखी है यहाँ पे, ये एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। ये आपकी पहली प्रॉपर्टी से ही आपको देखने को मिला। दूसरी प्रॉपर्टी यहाँ पे बेसिकली बोलती है कि जो आपके पार्टिकल्स होते हैं यहाँ पे, ये मैटर के पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो यहाँ पे हैं, ये हमेशा ना आपके मोशन में ही रहते हैं, आर ऑलवेज इन मोशन, आर ऑलवेज इन मोशन। ये आपकी होती है यहाँ पे दूसरी प्रॉपर्टी, वो आपको यहाँ पे दे नहीं रखी है, पर मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, तो प्लीज यहाँ पे याद रखना। इसका मतलब ये है कि जो यहाँ पे आपको देखने को लेंगे पार्टिकल, उनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है, और जितना ज्यादा टेम्परेचर आप बढ़ाओगे ना, उतनी ज्यादा आपकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती है। तो ये इक्वेशन आप बोलो या फिर ये कॉन्सेप्ट भी आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आपकी काइनेटिक एनर्जी। फिर तीसरा आपका यहाँ पे आ जाता है, तीसरा आप यहाँ पे क्या बोलता है कि जो पार्टिकल्स हैं यहाँ पे मैटर के, पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो है, वो आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं यहाँ पे, अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो अट्रैक्ट ईच अदर, इसका मतलब ये है कि हमें यहाँ पे इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखने को मिलता है, इंटर मॉलिक्यूलर
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखने को मिलता है। अब यहाँ पे हर एक स्टेट ऑफ मैटर में अलग तरीके का फोर्स हमें देखने को मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका सॉलिड है, सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत ज्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं, तो उनके बीच का जो यहाँ पे फोर्स है वो बहुत ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू लिक्विड और गैस के पार्टिकल से। ठीक है, लिक्विड में सॉलिड से कम होता है पर गैस से ज्यादा होता है, तो वहां पे हमें थोड़े लूज आपको देखने को मिलेंगे पार्टिकल्स, पर ज्यादा स्पेसेस नहीं दिखती हैं खाली जितनी हमें गैस में देखने को मिलती है। और क्योंकि ये ज़्यादा आपकी एरिया या फिर आप बोलो स्पेस प्रेजेंट होता है आपके यहाँ पे पार्टिकल्स के बीच में गैस में, इसलिए वो अच्छे से कंप्रेस हो पाती है ना? तो कम से कम जगह में ज़्यादा से ज़्यादा गैस भी आ जाती है। तो ये भी आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। तो ये सब आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो यही दूसरा स्टेटमेंट आपको थर्ड वाला जो आपका लॉ है या बोलो प्रॉपर्टी है, ये आपको बता रही है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, तो हमारा राइट आंसर है यहाँ पे सी ऑप्शन, बोथ 1 एंड 2। ना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखो अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा है कि कितने नंबर ऑफ मोल्स आपके ऑक्सीजन के चाहिए होते हैं कंप्लीट कंबशन कराने के लिए 1 मोल ऑफ आपका ग्लूकोज को। तो देखो इसके लिए हमने यहाँ पे ना एक इक्वेशन देख रखी थी। यहाँ पे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, ये भी आपका डायरेक्ट एनसीईआरटी का है। ठीक है, क्योंकि आपको एनसीईआरटी में इक्वेशन देखने को मिल जाएगी। तो ये हमने यहाँ पे इक्वेशन में क्या देखा था, ग्लूकोज को देखो सबसे पहले तो हम लिखते कहते हैं तो C6H12 C6H12O6। ठीक है, C6H12O6 आपका रहता है यहाँ पे ये ग्लूकोज, प्लस आप करते हो यहाँ पे ऑक्सीजन। ठीक है, यही आपको चाहिए ना कंबशन करने के लिए। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे इसको, अगर आप सॉल्व करो, मतलब इससे आपके यहाँ पे जो निकल के आएंगी, एक तो आती है आपकी यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और दूसरा आपका आता है यहाँ पे पानी। ठीक है, तो अभी अगर आप देखो ये बैलेंस नहीं है, क्योंकि आपको यहाँ पे O2 इधर 2 और प्लस 6 यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे 8, पर यहाँ पे कितने, यहाँ पे सिर्फ 2 और एक ये 3। तो आपको क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस करने के लिए आप क्या करो, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के आगे आप यहाँ पे 6 लगा दो, वाटर के आगे आप यहाँ पे 6 और ऑक्सीजन के आगे 6। ठीक है, अब इससे बेसिकली क्या हो गया कि अगर आप देखोगे ना नंबर ऑफ एटम्स जो आपके हैं, जैसे ऑक्सीजन अगर आप ले लो, ऑक्सीजन आपका यहाँ पे 6 इंटू टू 12 प्लस 6 18, इधर आप देखोगे 2 इंटू 6 12 और इधर 6, ये हो जाएगा 18। तो नंबर ऑफ एटम्स आपके हो गए यहाँ पे ऑक्सीजन के 18 18। इसी तरीके से कार्बन और हाइड्रोजन का आप यहाँ पे कैलकुलेट करोगे तो नंबर ऑफ एटम जो है आपके यहाँ पे सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे मुझे डायरेक्ट यहाँ पे इक्वेशन याद थी, इसलिए मैंने डायरेक्ट 6 6 6 करके यहाँ पे लिख दिया। मगर आपको यहाँ पे अगर ये नहीं याद है, तो उस केस में आपको यहाँ पे बैलेंस करना पड़ेगा थोड़ा सॉल्व करके, जैसे हमने यहाँ पे किया था कि हाईएस्ट जो आपका यहाँ पे जो भी एलिमेंट है जिसके हाईएस्ट आपको नंबर देखने को मिल रहा है, उसको आप पहले ले लो और फिर उसको आप बैलेंस करने जाओ। ऐसे धीरे धीरे करके आपको हर एक एलिमेंट इसी तरीके से बैलेंस करना है। तो ये हमने बैलेंसिंग करते टाइम भी हमने यहाँ पे सीखा था। ठीक है, तो यहाँ पे अपने हमें क्लियरली देखने को मिल रहा है कितने मोल्स हमें यहाँ पे चाहिए, तो 6 मोल हमें यहाँ पे चाहिए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 6। ठीक है, और यहाँ पे एक ही है, तो ये भी आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे 1 मोल है, यहाँ पे लिखा नहीं जाता है एक कभी भी, तो यहाँ पे 1 मोल ऑफ ग्लूकोज के लिए हमें यहाँ पे 6 मोल चाहिए यहाँ पे ऑक्सीजन गैस के। तो ये आपका डायरेक्टली इक्वेशन बेस्ड था, डायरेक्टली आपका एनसीईआरटी बेस्ड था। इक्वेशन आपको एनसीईआरटी में देखने को मिल जाएगी। तो जितनी भी इक्वेशंस है उनको तो बिल्कुल भी यहाँ पे आपको भूलना नहीं है, खासकर केमिस्ट्री की हम अगर हम यहाँ पे बात ही कर रहे हैं, 9th और 10th वाले में। ठीक है, स्पेशली 10th की अगर आप बात करो, तो ज़्यादा से ज़्यादा 10th वाले की आपको यहाँ पे इक्वेशंस बिल्कुल भूलना नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे राइट आंसर है यहाँ पे सी ऑप्शन। now अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो जो जो आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन देखने को मिल रहा है ना, ये एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में भी देखने को मिल जाएगा। तो आप इसको एक तरीके से बोल सकते हो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है या फिर एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको बेसिकली पूछा जा रहा है कि नंबर ऑफ मोल्स आपको निकालने हैं, तो इसके लिए आपको यहाँ पे फॉर्मूला पता होना चाहिए नंबर ऑफ मोल्स का। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला आपका होता है यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, यहाँ पे इसका फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूलर वेट, जो भी आपको दे रखा होगा, जैसे यहाँ पे आपको 104 दे रखा है, अपॉन आपका रहता है यहाँ पे एटॉमिक वेट। ठीक है, एटॉमिक वेट आपका हीलियम का कितना होता है, यहाँ पे होता है 4। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखना, हीलियम का एटॉमिक वेट होता है यहाँ पे 4। जैसे आपका यहाँ पे अगर हम जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम आगे बात करते हैं यहाँ पे ऑक्सीजन का, जैसे आपका यहाँ पे 16 होता है, तो इसी तरीके से आपका यहाँ पे हीलियम का कितना होता है, यहाँ पे 4 होता है। ठीक है, तो ये आपके यहाँ पे सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इसके ऊपर एक कंप्लीट आपको ना एक टेबल दे रखा है यहाँ पे एनसीईआरटी में, तो इसलिए आपको यहाँ पे ये सब चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, एटलीस्ट जितनी चीजें उसमें दे रखी हैं उतना तो आपको यहाँ पे पता होना ही चाहिए। जैसे आपका यहाँ पे सोडियम का अगर हम बात करें, जैसे आपका यहाँ पे होता है 11। ठीक है, 11 बोल रहा हूँ, आपका होता है 23। ठीक है, क्योंकि 11 तो आपका वो अटोमिक नंबर होता है, पर आपको यहाँ पे एटॉमिक वेट की बात करी जा रही है। जैसे हमने यहाँ पे अभी पीरियोडिक टेबल वाला जब हम करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चंस लगाएंगे, तो वहाँ पे आपको ना बहुत सारे पीरियोडिक टेबल के जो अलग अलग टाइप्स थे, जैसे पहला आपके यहाँ पे जो शुरू के आए थे ना, जितने भी पीरियोडिक टेबल के यहाँ पे कॉन्सेप्ट थे, सब एटॉमिक वेट के ऊपर डिपेंड करते थे।
लेटेस्ट वाला जो आपका है यहाँ पे मूसले वाला, वो आपका एटॉमिक नंबर के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है? तो इसलिए आपका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट दोनों ही यहाँ पे आपके इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो यहाँ पे ये बस आपको यहाँ पे याद रख लेना है, जैसे आपका यहाँ पे सोडियम का 23 है, ऑक्सीजन आपका यहाँ पे 16 है, नाइट्रोजन आप देखोगे यहाँ पे तो ये आपका Na है, ठीक है, सोडियम। नाइट्रोजन आपका होता है यहाँ पे 14, ठीक है। इसी तरीके से आपका यहाँ पे आपके बाकी बहुत सारे भी आपके देखने को मिलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा यहाँ पे कैल्शियम का होता है यहाँ पे 40, और क्लोरीन का आपने एक देखा होगा यहाँ पे 35.5, जो आपको पॉइंट में इकलौता आपको जो देखने को मिलता है जनरली, ठीक है, जिसके ऊपर जनरली क्वेश्चन आते भी हैं। तो ये जो देखने को मिलता है ना, ये बेसिकली आपके आइसोटोप्स के जैसे देखने को मिलता है। क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स होते हैं, तो उसको हम लोग यहाँ पे एवरेज करके बेसिकली हमें यहाँ पे 35.5 देखने को मिलता है। उसके ऊपर अगर आगे क्वेश्चन होगा तो वहाँ पे हम कर लेंगे, वरना मैंने ऑलरेडी आपको ये एनसीईआरटी वाले में करवा रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स की अगर हम बात करें, मॉलिक्यूलर वेट आपको कितना दे रखा था यहाँ पे 104 दे रखा है। एटॉमिक वेट हमने यहाँ पे देखा, आपका हीलियम को आपको याद रखना है, वो होता है 4। इसको आप सॉल्व करने जाओगे, इसको आप 2 से कैंसिल आउट कर दो और इधर आपका आ जाएगा यहाँ पे 52, तो ये आपका और कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पे 26, ठीक है। तो आपका आंसर राइट हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन 26। बस आपको यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट दे रखा था, बस आपको एटॉमिक वेट पता होना चाहिए था। कहीं कहीं आपको एटॉमिक वेट लिखा हुआ मिलेगा, कहीं पे आपको एटॉमिक मास लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। तो ये पॉइंट बस यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, यही आपको पता होना चाहिए, और इसकी कंप्लीट एक टेबल आपको एनसीईआरटी में दे रखी है, जो हमने ऑलरेडी अपनी एनसीईआरटी सीरीज में पढ़ी है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे आंसर है बी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है यहाँ पे कि पीपल प्रेफर टू वेयर कॉटन क्लोथ्स इन समर सीजन, दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट कॉटन क्लोथ्स आर, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी आपका कंप्लीट एनसीईआरटी बेस्ड है, ये भी आपको एनसीईआरटी में लिखा हुआ मिल जाएगा क्वेश्चन, जो आप बोल लो एक तरीके से, या फिर इसके बारे में आपको एक कंप्लीट पैराग्राफ देखने को मिल जाएगा। तो इसलिए आपको यहाँ पे हमेशा बोला जाता है कि एनसीईआरटी तो आपको हमेशा करनी ही है, प्रायोरिटी आपकी साइंस में हमेशा एनसीईआरटी रहनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसलिए हो पाता है क्योंकि जो कॉटन होता है ये आपके गुड एब्जॉर्बर होता है यहाँ पे पानी का, ठीक है। क्योंकि अगर आप जब भी देखो, फॉर एग्जांपल आप कभी भी यहाँ पे गर्मियों में बाहर घूमते हो तो आपको पसीना आने लगता है ना, तो पसीना आने की वजह से आपकी जो बॉडी है वो हीट यहाँ पे निकालना शुरू करती है, और उस यहाँ पे उसकी वजह से आपको देखने को मिलता है कि यहाँ पे जो कॉटन है वो पानी को सोख लेता है, ठीक है, जितना भी पानी है उसको सोख लेता है, और उसके बाद आपको ना थोड़ा ठंडा ठंडा सा महसूस होता है। वो इसलिए ही होता है क्योंकि यहाँ पे जो कॉटन है वो आपका एब्जॉर्वर है यहाँ पे पानी का, ठीक है, हीट का एब्जॉर्वर नहीं है, वो पानी का एब्जॉर्वर है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है। इसी तरीके से एक आपको पूछा जाता है यहाँ पे कि आप क्या, जैसे मान लो यहाँ पे एक आपके पास ग्लास है, इसमें आपने ना बहुत ज्यादा ठंडा पानी रखा, तो आप देखते होगे ना कि इस ग्लास के ऊपर ना ऐसे वाटर ड्रॉपलेट्स ही बन जाती है, बहुत ज्यादा ठंडा जब पानी आप कहीं पे डालते हो तो ऐसे वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाती हैं। तो वो क्यों होता है? क्योंकि जब भी आप पानी को उस ग्लास में जब डाल रहे हो ना, तो जो एटमॉस्फेयर में जो एयर पार्टिकल्स हैं, उसके साथ वो आपका एक एक तरीके से बोलो कांटेक्ट में आ जाते हैं, जिसकी वजह से आपको ना वो जो पानी आप बोलो जो एयर के पार्टिकल्स होते हैं ना, वो आपको वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में उसके ग्लास के सरफेस पे देखने को मिलते हैं। ठीक है? तो ये इस तरीके का भी एक क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, और ये भी आपका एनसीईआरटी का ही है। तो इसलिए आपको यहाँ पे एनसीईआरटी ज़रूर पढ़नी है, ठीक है? ये दोनों आपके एग्ज़ाम्पल्स हैं आपको जो देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे जो राइट आंसर था वो हमारा था यहाँ पे ए ऑप्शन। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका एक न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपको दे रखा है एक सॉल्यूशन, जिसके अंदर आपको 20 ग्राम ऑफ सोल्यूट देखने को मिल रहा है और 180 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट देखने को मिल रहा है। अब आपको यहाँ पे याद होगा, हमने यहाँ पे एनसीईआरटी में कर रखा है कि सोल्यूशन आपको यहाँ पे जो देखने को मिलता है उसके अंदर दो चीजें देखने को मिलती है, एक आपका होता है यहाँ पे सोल्यूट, एक आपका होता है यहाँ पे सॉल्वेंट, है ना। जो सोल्यूट होता है वो आपका लो क्वांटिटी में होता है, मतलब कम क्वांटिटी में होता है, और ये आपका यहाँ पे लार्ज क्वांटिटी में होता है, ठीक है, ज्यादा आपको यहाँ पे सॉल्वेंट देखने को मिलता है। अब यहाँ पे जो हमें दे रखा है, वैसे भी आप देखोगे यहाँ पे तो 20 ग्राम हमें यहाँ पे दे रखा है सोल्यूट, और सॉल्वेंट हमें यहाँ पे दे रखा है 180 ग्राम, है ना। अब यहाँ पे फिर आपसे बोला जा रहा है कि इफ द सॉल्वेंट इज वाटर, व्हाट इज द कंसेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ मास बाय मास परसेंटेज। अब ये जो आपको दिया है ना मास बाय मास परसेंटेज, यही आपका एक फॉर्मूला बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली मास बाय मास परसेंटेज को निकालने का आपका यहाँ पे आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए मास बाय मास परसेंटेज का। तो ऊपर में क्योंकि ये देखो यहाँ पे याद कैसे रखना है, मास बाय मास है, ठीक है, दोनों तरफ आपका मास है, तो यहाँ पे न्यूमरेटर में भी आपका मास रहेगा और डिनोमिनेटर में भी आपका यहाँ पे मास रहेगा। अगर मान लो ऐसा दे देता मास बाय वॉल्यूम, तो ऊपर मास रहता नीचे वॉल्यूम रहता, ठीक है। तो ये याद रखना, अगर वॉल्यूम बाय वॉल्यूम दे देता तो ऊपर भी वॉल्यूम नीचे भी वॉल्यूम, ठीक है। अब ऊपर वाला जो कंडीशन है ये आपका रहता है सॉल्यूट का, मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, और नीचे वाला आपका रहता है मास ऑफ सॉल्यूशन। तो ये आपको यहाँ पे फॉर्मूला याद रखना है कि ऊपर आपका हमेशा सॉल्यूट रहेगा, नीचे आपका हमेशा सोल्यूशन रहेगा, सॉल्वेंट कहीं नहीं है,
सोल्यूशन है, ठीक है, पर ये सॉल्वेंट यूज होगा, अभी हम आगे बात करेंगे, पर अभी के लिए इतना याद रखो, मास बाय मास दे रखा था तो ऊपर नीचे दोनों तरफ मास होगा, ऊपर हमेशा सॉल्यूट आता है, नीचे हमेशा आपका सॉल्यूशन आता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो सोल्यूशन है ना, इसका अगर आपको मास निकालना है तो इसका फॉर्मूला बेसिकली रहता है यहाँ पे मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, मास ऑफ सॉल्वेंट। तो बेसिकली आपको जो भी मास दे रखा होगा ना सोल्यूट और सॉल्वेंट का, इन दोनों को आप जब ऐड करोगे तभी आपका यहाँ पे सोल्यूशन आएगा, क्योंकि सोल्यूशन के ही यहाँ पे ये हिस्से हैं, इसलिए इन दोनों को ऐड करके आपके पास सोल्यूशन का मास आ जाएगा। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो सोल्यूट का मास हमें यहाँ पे 20 दे रखा है, इसको आप ऐड करो तो यहाँ पे ये हो जाएगा 200 ग्राम, इसको सॉल्व करोगे तो अपने पास यहाँ पे आ जाएगा 1/10, है ना। और क्योंकि आपका यहाँ पे इंटू 100 में रहता है, क्योंकि परसेंटेज है ना, इंटू 100 रहेगी, परसेंटेज आपको है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, यहाँ पे ये बन जाएगा 10%, ठीक है, कितना बन जाएगा यहाँ पे 10%, आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, तो हमारा यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे याद रखना, मास बाय मास दे, मास बाय वॉल्यूम दे, या फिर वॉल्यूम बाय वॉल्यूम दे, तो अब आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि कैसे आप यहाँ पे मास और वॉल्यूम फिट करोगे, और ऊपर हमेशा आप सॉल्यूट रखोगे, नीचे आप हमेशा सॉल्यूशन रखोगे, ठीक है। और सॉल्यूशन का मास कैसे निकालोगे, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि ये दोनों आपके सॉल्यूशन के ही पार्ट है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, सी ऑप्शन 10%। नो अगला क्वेश्चन में आपको यहाँ पे दे रखा है फॉर एन आइडियल गैस विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेटमेंट डज नॉट होल्ड, ठीक है, नॉट पूछ रहा है यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे याद रखना, आइडियल गैस के लिए कभी भी आपकी स्पीड जो होगी यहाँ पे गैस मॉलिक्यूल्स की सेम नहीं होती है, हमेशा वो कैसी रहती है यहाँ पे, डिफरेंट रहती है। तो इसलिए आपका यहाँ पे ये ऑप्शन ही गलत है, तो हमारा जो राइट आंसर निकलेगा वो हमारा यहाँ पे ए ही ऑप्शन हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे जो 3 चीज़ें दे रखी है, अब आप इसका यहाँ पे नोट बना लो, क्योंकि स्पीड अलग है आपके, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी भी अलग रहेगी, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे इसकी हमेशा 0 रहेगी यहाँ पे मॉलिक्यूल्स की, और क्योंकि हमें यहाँ पे कोई भी इंटरैक्टिव फोर्स देखने को नहीं मिलता है, तो इसलिए आपको यहाँ पे ये चीज़ें आपको ऐसी देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये चारों आप एक तरीके से देखोगे तो आपके स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चंस तो हैं, पर जो सबसे इंपॉर्टेंट आपको रहेगा यहाँ पे कि जो स्पीड होती है यहाँ पे गैस मॉलिक्यूल्स की, वो सेम नहीं होती है, ठीक है। एवरेज स्पीड आप बोल सकते हो एक तरीके से कि सेम रहेगी, पर इंडिविजुअली अगर आप बात करोगे स्पीड की तो आपका हमेशा वो यहाँ पे डिफरेंट रहेगी, ठीक है। तो ये पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमारे यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब इसके अलावा हम यहाँ पे एक थ्योरी वाला चीज हम लोग देख लेते हैं छोटी सी, वो आपके हैं गैस लॉज। अब आपने जैसे पहला वाला आपने देखा होगा यहाँ पे बॉयल्स लॉ, ठीक है। बॉयल्स लॉ बेसिकली आपका यहाँ पे क्या बताता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर जो आपका ये प्रेशर है ना, ये आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है यहाँ पे वॉल्यूम के, तो इसलिए आपका यहाँ पे पी वी वन, ठीक है, P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2 आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। इसी तरीके से आपका एक दूसरा आपका रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ बोलता है आपका यहाँ पे कि V आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है यहाँ पे T के, इसलिए आपका यहाँ पे V1 T1 इज इक्वल्स टू V2 T2 आपको देखने को मिलता है, ठीक है। फिर आपका यहाँ पे एक थर्ड गैस लॉ आता है जिसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे गे लूसेक लॉ, गे लूसेक लॉ, ठीक है, जहाँ पे आपका P जो है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, और यहाँ पे अब V की जगह P वाली P लिख देंगे हम यहाँ पे P1/T1 इज इक्वल्स टू P2/T2, ठीक है। फिर फोर्थ आपका यहाँ पे रहता है एवोगैड्रो लॉ, एवोगैड्रो लॉ। अब एवोगैड्रो लॉ बेसिकली आपको ये बोलता है कि जो आपका V है ना, वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के, ठीक है। V आपका जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के, तो इसलिए हमारा यहाँ पे P1V1/T1 इज इक्वल्स टू P2V2/T2। तो ये हमारे यहाँ पे ये इक्वेशन निकल के आती है, ठीक है। अब इसी के साथ हमारा एक फाइनल जो आपका रहता है, जो आपको यहाँ पे जनरली पूछा भी है जैसे आइडियल गैस से रिलेटेड, तो वो है आपका यहाँ पे आइडियल गैस इक्वेशन, जो आपकी रहती है यहाँ पे PV इज इक्वल्स टू nRT, ठीक है। ये आपकी यहाँ पे आइडियल गैस की इक्वेशन रहती है। तो ये 5 लॉज हैं गैस के जो आपको पता होना चाहिए, खासकर ये कंडीशंस पता होना चाहिए। P आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, आपका V का इधर है, इधर आपका T के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इधर V आपका T के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इधर V आपका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के प्रोपोर्शनल है। तो ये सब चीजें हमें यहाँ पे पता होना चाहिए, इसके रिस्पेक्ट में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सब आपकी इंपॉर्टेंट है। V आपका जैसे यहाँ पे, चलो मैं लिख दे रहा हूँ वरना कंफ्यूज हो जाओ। V आपका है वॉल्यूम, T आपका है यहाँ पे टेम्परेचर, ठीक है। इसके बाद फिर P आपका जो है ये आपका है यहाँ पे प्रेशर, P आपका है यहाँ पे प्रेशर, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है। फिर आप यहाँ पे R देखोगे, ये आपका है यहाँ पे यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ठीक है। और N आपको यहाँ पे दे ही रखा है, वो आपका होता है यहाँ पे नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। तो यहाँ पे N जो है वो ये वाले N की बात हो रही है, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स
इंटू आर आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और इंटू टी मतलब टेम्परेचर, और इधर आपका है प्रेशर इंटू वॉल्यूम। तो ये इस तरीके से आपको ये चीज़ें याद रखनी है। पांचों गैस लॉज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ यहाँ पे इनका याद रखना आपको यहाँ पे ज़रूरी है। नो इतने क्वेश्चन आपको यहाँ पे इन दोनों चैप्टर से यहाँ पे देखने को लेते हैं जो हमने यहाँ पे कवर कर लिया है यहाँ पे। तो अगर आपको इन क्वेश्चंस में से किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर मेंशन कर सकते हो, या फिर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ पे आप पूछ सकते हो अपने डाउट्स वगैरह। और आपको जो कंप्लीट पीडीएफ भी अगर आपको चाहिए तो वो भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, लिंक आपका यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही साथ जितनी भी हमने यहाँ पे एनसीईआरटीज कवर कर रखी है सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और ये जो आपके यहाँ पे पीवाईक्यू सीरीज चल रही है, इस सीरीज का यहाँ पे जो प्लेलिस्ट है, क्योंकि आपको सारे ही वीडियोस एक ही प्लेलिस्ट पे देखने को मिलेंगे, तो इसका भी यहाँ पे जो लिंक है वो भी मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो उसके थ्रू आप उसको सेव कर लेना, ताकि आप जब भी नई वीडियो आए तो आप बस वो प्लेलिस्ट सेव करो, आपको उसी में ही सारी वीडियोज़ दिखती रहेंगी, ठीक है? तो चलो अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।